नमस्कार, स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का ग्रेड मंत्रा में। मैं शिवांगी आज यहाँ पर आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यूपी टेट की परीक्षा में या फिर किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में हमें पेपर में देखने को मिलते हैं और हम उनके आंसर जानते हुए भी गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि वो जो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, वहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए होते हैं, तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बिल्कुल, इसीलिए मैं आपके लिए ऑप्शन नहीं लेके आती हूँ, वन लाइनर ही लेके आती हूँ, जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर याद रहे और आप इधर उधर के ऑप्शनों में भटक ना पाए। तो आज की हमारी सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आज भी मैंने वन लाइनर ही लिखा है आपके लिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो याद करने में, किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, मनोविज्ञान जो विषय है, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो उसकी उत्पत्ति हुई थी आपके दर्शन शास्त्र से। ठीक है, वहां पर आपको दर्शन शास्त्र ऑप्शन मिलेगा, आपको वही ऑप्शन राइट कर देना है। इधर उधर के ऑप्शनों में अपना समय नहीं गंवाना है, क्योंकि ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, इनमें हमारे लिए जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमें एक मिनट भी, एक सेकंड भी बहुत जरूरी उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसको गंवाना चाहिए। तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर याद करते चलिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप नोट्स बनाते चलिए, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। दूसरा प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ठीक है, मनोविज्ञान जो शब्द है, जो शब्द हम बोलते हैं मनोविज्ञान, ये शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ ने। ठीक है, रुडोल्फ जी हैं, रुडोल्फ नाम के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने मनोविज्ञान नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे, वर्तमान में मनोविज्ञान है, ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान जो है उसको क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। देखिए, इससे पहले भूतकाल में इसे कुछ और कहा जाता होगा, हम इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान है साथियों व्यवहार का विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रारंभ होता है, जो विकास है, विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, वो कहाँ से प्रारंभ होती है, किस अवस्था से प्रारंभ होती है? इसके बारे में हम लगातार चर्चा करते चल रहे थे जब हम विकास यूनिट पढ़ रहे थे। वहां पर मैंने आपको, जहां तक है मुझे याद है, लगभग कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया होगा कि जो विकास है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। पहली बात तो जब तक जीवन चलेगा तब तक जो है विकास की प्रक्रिया चलेगी। और कहाँ से प्रारंभ होता है कि जब से बालक जो है, शिशु जो है, वो माँ के गर्भ में आया, तब से जो है विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि बहुत जो शरीर के अंगों का निर्माण है वो गर्भ में ही हो जाता है, तो वो भी तो विकास हो रहा है ना इस एक प्रकार से। तो विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। ठीक है, गर्भावस्था से विकास की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। ठीक है, जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है वो क्यों रोता है, वो किस वजह से रोता है? तो नवजात शिशु जो है वो किस वजह से रोता है? क्या उसे डर लगता है किसी चीज का? भय के कारण रोता है? नहीं रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि देखिए, आंसर देख लेते हैं, वातावरण में परिवर्तन के कारण। ठीक है, वातावरण में परिवर्तन के कारण। अब किस प्रकार से परिवर्तन हुआ वातावरण में? देखिए, माँ के गर्भ में क्या था? गर्भ में उसने हमेशा अंधेरा देखा, वहां पर रोशनी तो नहीं है ना, उजाला नहीं है, उसने हमेशा वहां पर अंधेरा देखा। बाहर की उसे ना वायु मिली, बाहर के वातावरण में जितनी भी चीजें हैं, क्या उसका कांटेक्ट उन चीजों से हुआ? नहीं हुआ। माँ के गर्भ में वो उतने ही वातावरण में जो है सीमित था। लेकिन जब वो बाहर आया, उसका जन्म हुआ, तब वो जिस वातावरण में हम जो मानव है वो जीवन व्यतीत कर रहा है,
उसका संपर्क उस वातावरण से हुआ, तो वो इसीलिए रोता है। उसके दिमाग में ये चलता है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, वो उस वातावरण से जो है एडजस्ट उस टाइम नहीं कर पाता है, शिशु इसीलिए रोता है। ठीक, यहाँ पर बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता होगा वो राइट कर देंगे भय के कारण होता है, तो भाई उसके अंदर भय नहीं होता है उस टाइम उसे किस चीज का डर, उस टाइम तो उसे ये सब पता ही नहीं होता है कि डर क्या होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए राइट जाएगा आपका कि वातावरण में परिवर्तन के कारण जो है वो जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, देखिए फर्स्ट जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो कहाँ खोली गई, ठीक है, उसकी स्थापना कहाँ हुई, तो उसकी स्थापना हुई लिप्जिंग जर्मनी, लिप्जिंग नामक शहर में जो कि जर्मनी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिप्जिंग नामक शहर में, और जो ये जो शहर है वो कहाँ है, वो जर्मनी में। अगर आपको सिर्फ ऑप्शन में लिप्जिंग मिल रहा है तो आप लिप्जिंग से ही कर देंगे, अगर ऑप्शन में लिप्जिंग नहीं है, जर्मनी है, लिप्जिंग किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप जर्मनी वहां पे राइट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता पिता से प्राप्त होने वाले गुण, बालक को जो गुण माता पिता से प्राप्त हुए उन गुणों को क्या कहा जाएगा, उन प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाएगा, जो गुण हमें हमारे माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं, हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हो रहे हैं, तो साथियों उन गुणों को कहा जाएगा वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम, वंश का अनुक्रम मतलब वंश, हमारा वंश, हम किस वंश के हैं, हमें माता पिता से क्या क्या गुण मिल सकते हैं भाई, शरीर का आकार हो गया, बनावट हो गया, ये सारे गुण हमें माता पिता से मिलते हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, चेहरे की बनावट है, तो ये सारे गुण जो हमें माता पिता से मिल रहे हैं, इन गुणों को कहा क्या जाता है, तो इन गुणों को कहा जाता है वंशानुक्रम। आगे बाल विकास की अवस्थाएं, देखिए बाल विकास की अवस्थाएं, जब हमने बाल विकास पढ़ना स्टार्ट किया था तब हम पहली यूनिट हमारी पढ़ रहे थे विकास, विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए विकास की अवस्थाएं तो ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे बाल विकास में पूछ रहा है, बाल विकास की अवस्थाएं पूछ रहा है, तो बाल मनोविज्ञान में हम जो अध्ययन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। हमने 4 का किया है, गर्भावस्था का किया है, शैशवावस्था का किया है और बाल्यावस्था का किया है, किशोरावस्था का किया है, लेकिन उसके आगे भी अवस्थाएं होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, तो उन सारी अवस्थाओं का अध्ययन हमने यहाँ बाल मनोविज्ञान में नहीं किया है। तो इसीलिए अगर आपसे बाल मनोविज्ञान विषय में आपसे पूछेगा कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो वहां पर आप ऑप्शन राइट करेंगे 3, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से बाल विकास में 3 ही अवस्थाएं होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, देखिए सबसे तेज जो शारीरिक विकास है वो किस अवस्था में होता है, सबसे तेज होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। तो शैशवावस्था में क्या होता है, जो शारीरिक विकास है वो सबसे तेज गति से होता है। ठीक, आगे विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया, देखिए अभी पूछा गया था विकास प्रारंभ कब से होता है, अब पूछा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया होती है, तो जिस हिसाब से ऑप्शन होंगे, अगर यहाँ पे ये पूछ रहा होगा कि कब से कब तक होती है तो उस प्रकार से ऑप्शन दे रखे होंगे, कब से प्रारंभ होती है तो उस प्रकार से ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है गर्भावस्था से मृत्यु तक। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि विकास की प्रक्रिया जो है वो कब से कब तक होती है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि बालक जो है जैसे ही माँ के गर्भ में आया तब से उसकी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है, या फिर यहाँ पर जीवन पर्यंत भी हो सकता था कि जब तक जीवन रहेगा तब तक उसका विकास चलता रहेगा। तो गर्भावस्था से मृत्यु तक जो है वो विकास की प्रक्रिया होती है। आगे जन्म के समय शिशु की धड़कन, जो जन्म के समय जब बालक जन्म लेता है तो उस समय जो बालक है उसकी धड़कन कैसी होती है, उसकी धड़कन देखिए अनियमित होती है। हमने इस शैशवावस्था में अध्ययन किया था, जब हम शारीरिक विकास पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जन्म के समय जो शिशु है, शैशवावस्था में जो शिशु है उसकी धड़कन होती है अनियमित, अनकाउंटेबल होती है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितनी बार हो रही है, तो इसीलिए वहां पे अनियमित लिखा जाता है। ठीक, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे हड्डियों में, यहाँ पर मनुष्य होगा, मनुष्य की हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, बालक की हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हमारी हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। देखिए आपने नोटिस किया होगा, अगर जैसे आपके पैरों में ज्यादा दर्द होता है, आपकी बोन्स में जो पेन होता है, तो डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है।
ठीक है, कैल्शियम युक्त चीजें खाइए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जा रहा है, इसीलिए डॉक्टर हमें कैल्शियम युक्त जो भोजन है उसका सेवन करने की सलाह दे रहा है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और खनिज तत्व पाए जाते हैं। आगे, दूध के दांतों की संख्या। देखिए, बालक जो है, शिशु जो है, मनुष्य है, उसके अंदर दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? देखिए, टोटल स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। लेकिन उनमें से दूध के दांतों की संख्या पूछ रहे हैं हमसे प्रश्न में। तो दूध के दांतों की संख्या जो होती है, हम इन्हें अस्थायी दांत भी कह सकते हैं। अस्थायी क्यों है? क्योंकि ये टूट जाते हैं, स्थायी नहीं है। तो दूध के दांतों की संख्या जो है वो होती है आपकी 20। ठीक है, दूध के दांत 20 होते हैं। आगे, बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है। किससे संपर्क रखता है भाई? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बाल्यावस्था जो है, चाइल्डहुड स्टेज है, इसमें बालक है वो किससे संपर्क रखता है? तो बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखेगा समवयस्क समलिंगियों से। समवयस्क का मतलब क्या है? कि उसके सेम एज वाले लोगों से। कल हमने पढ़ा था शायद कि गैंग एज किसे कहा जाता है? गिरोही अवस्था किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर समवयस्क समलिंगियों से मतलब सेम एज के और समान लिंग वाले बच्चों से। जैसे कि लड़के हैं तो वो लड़कों का ग्रुप बना के रहेंगे, लड़कियां हैं वो लड़कियों का ग्रुप बना के रहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों का विकास कौन सी आयु तक हो जाता है? तो सामान्यतः जो है वो हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। ठीक, किशोरावस्था में 16 वर्ष तक की आयु में हड्डियों का विकास हो जाता है। आगे, 12 से 18 वर्ष की आयु, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु जो है वो क्या कहलाएगी? उसको क्या नाम दिया गया है? तो 12 से 18 वर्ष तक की आयु है उसको हम किशोरावस्था कहेंगे। और किशोरावस्था के साथ साथ एक और इंग्लिश में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एडोलसेंस कहेंगे। ठीक है, एडोलसेंस एज जो है वो 12 से 18 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट, किशोरावस्था में संवेग होते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जो किशोरावस्था है, एडोलसेंस एज है, उसमें संवेग, इमोशंस वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा गया। तो तूफान की अवस्था, अगर किसी चीज से तूफान आ रहा है किसी जगह, तो वहां पर कैसी होंगी चीजें भाई? अधिक उग्र होंगी ना, विशाल रूप होगा। तो संवेग भी यहाँ पर अधिक उग्र होते हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत जल्दी खुशी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं कि किशोरावस्था में संवेग अधिक उग्र होते हैं। ठीक, आगे, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो इमोशंस होते हैं इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इनका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना या फिर भावों में कह लीजिए, मन के भावों में कह लीजिए, तो उनमें उथल पुथल। मतलब उथल पुथल का मतलब क्या है? कि कभी क्रोध आ जाता है, कभी भय लगने लगता है किसी चीज से, कभी खुशी, कभी दुख। तो ये सारी जो चीजें हैं यही हमारी जो है संवेग कहलाती है। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ हो गया है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, मतलब चेंजेस, परिवर्तन। आगे, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान माना है वाटसन ने। देखिए, आपसे एग्जाम में डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है, परिभाषाएं भी पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसने दी है। तो वो भी अभी मैं आगे आपको कराऊंगी, लेकिन फिर भी आपको तैयार रखनी है। ठीक है, आगे, मनोविज्ञान अध्ययन है। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का अध्ययन है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। यहाँ पर क्या होता है कि बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, वो किस प्रकार से कैसा व्यवहार कब करेगा, ये सारी चीजें हमें मनोविज्ञान ही सिखाता है। आगे, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। तो किसने माना है? शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। सर्वांगीण विकास क्या होता है? कि हर प्रकार का विकास, उसमें सारे विकास सम्मिलित हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे आपका मानसिक विकास हो, चाहे भाषा विकास हो, सामाजिक विकास हो, किसी प्रकार का विकास हो, तो वो आपका सर्वांगीण विकास के अंदर ही आएगा। तो शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जो है वही शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं। आगे, वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं करवा चुकी हूँ, रिपीट हो गया है गलती से, कि वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। आगे, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो साइकोलॉजी शब्द है, मनोविज्ञान शब्द का जो अंग्रेजी रूपांतरण है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है
कि मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी, इस शब्द को किस भाषा से लिया गया है? तो इस शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी विषय सामग्री किससे संबंधित है? सीखने से संबंधित है। यहाँ पर सीखने की जगह अगर आपको सीखना ऑप्शन नहीं मिले तो वहां पर अधिगम भी मिल सकता है, क्योंकि अधिगम का ही अर्थ होता है सीखना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अधिगम भी हो सकता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री है वो सीखने से संबंधित होती है या फिर अधिगम से संबंधित होती है। आगे मनोविज्ञान के अंतर्गत देखिए, मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। यहीं पर अगर बाल मनोविज्ञान, हम जो अध्ययन कर रहे हैं हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो मनोविज्ञान के आगे बाल लग गया तो इसके अंदर हम बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो मनोविज्ञान अगर पूछा गया जाए तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव, जीव जंतुओं और संसार में जितने भी प्राणी हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आगे मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु जो है वो सबसे पहले उसका प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु, ये वर्ड कहाँ से लाया गया था? इस चीज को सबसे पहले कौन लाया था? तो इस चीज को सबसे पहले बिने और साइमन लाए थे। ये दो मनोवैज्ञानिक हैं, अल्फ्रेड बिने और साइमन। तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। आगे सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान। तो अगर बालक जो है वो सीखना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसके अंदर जो है वो जिज्ञासा होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज को जानने की इच्छा होगी तभी तो वो कोई चीज सीख पाएगा। भाई अगर आप उसे जो भी पढ़ाते रहेंगे वो पढ़ता रहेगा, उसके अंदर उसे किसी चीज को जानने की इच्छा ही नहीं है, तो ना वो आपसे प्रश्न करेगा, ना आप उसका उत्तर देंगे, ना आप आगे उसे पढ़ाएंगे, उसका ज्ञान उतना ही सीमित रह जाएगा, तो वो आगे कुछ नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए सीखने का जो प्रथम सोपान होता है वो होती है जिज्ञासा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का मुख्य केंद्र। शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो मुख्य केंद्र होता है बालक। भाई बालक ही नहीं होगा तो हम सिखाएंगे किसको? बालक ही जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। वर्तमान युग में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, तो शिक्षण का मुख्य केंद्र है बालक। नेक्स्ट, अध्यापक वही सफल है जो अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, तो वही अध्यापक वही सफल है जो बालक की रुचि जानता है। मतलब बालक की रुचियों के बारे में जो शिक्षक जानता है आज वर्तमान युग में वही सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वही बाल केंद्रित है। तो बालक को समझना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए शिक्षक बनने के लिए बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज मैंने इतने क्वेश्चन कराए, आप अपने प्रिपेयर करते चलिए। 2 वीडियोस हमारी हो चुकी है। अब डेली हमारे क्वेश्चन ही चलेंगे। अगर किसी दिन मुझे कोई टॉपिक याद आ गया कि ये टॉपिक मैंने नहीं कराया है तो वो मैं टॉपिक आपको करा दूंगी। अगर आपको डिटेल देखनी है हर चीज की तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।